थैंक यू मिस अनिल शर्मा। श्री प्रभात झा। आदरणीय उपसभापति महोदय, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2015-16 की बजट के समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ। सदन में जब किसी चीज पर बहस होती है तो चाहे जितना सरकार अच्छा प्रस्तुत करे, कुछ भी करे, अरुण जी अगर अमृत भी परोस देते तो आनंद शर्मा जी कहते कि जहर ही है। यह होता ही रहा है और इसमें कोई आश्चर्य लगने वाली बात है ही नहीं। और आपने जो 15 साल 10 साल जहर दिया है, उसी का परिणाम है कि आज आपकी राजनीतिक स्थिति देश में क्या है। अगर हम जहर देंगे तो हमारी भी स्थिति होगी, लेकिन हमने तो देश को अमृत देने की कोशिश की है। और जो आपको सदैव जहर दिखेगा, क्योंकि अब आपको तड़प है कि आप इधर क्यों नहीं है, उधर क्यों चले गए। पहले जब बजट प्रस्तुत होता था तो लोग कहते थे कि यह नीति दस्तावेज होगा। पिछले कुछ वर्षों में यह नीति दस्तावेज नहीं दिखा, इसके समझने बूझने के अंतर बदल गए। लेकिन मुझे खुशी है कि 2015-16 का बजट जब प्रस्तुत हुआ तो देश ने इसे एक नीति दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है। यह हमारे लिए उपलब्धि है। इतना ही नहीं, जब यह आर्थिक सर्वेक्षण आया तो राजनीतिक तथ्यों और आर्थिक तर्कों और आर्थिक तथ्यों के आधार पर लोगों ने अंदाज लगाया कि क्या होगा। लेकिन जब आर्थिक सर्वेक्षण आया तो उसमें स्पष्ट हो गया था कि आने वाला बजट जो है वो बहुत शानदार होगा और देश के हित में होगा, रोजगार सृजन करने वाला होगा, आर्थिक विकास करने वाला होगा और मेक इन इंडिया की ओर ले जाने वाला होगा। आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर रखे गए ये सारे विषय उसमें रखे गए हैं। और यही कारण है कि आज विपक्ष को यह कहने का मौका नहीं मिल रहा है कि अरुण जी ये होगा कैसे, जयंत सिन्हा जी ये होगा कैसे, ये होगा कैसे प्रश्न का निवारण समाप्त कर दिया गया है। कैसे होगा यह सारा इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। पहले रोड में फिर परिणाम, लगभग गणितीय क्षमता इस बजट में दिखाई गई है। जेटली जी ने सिद्धहस्तता से और मोदी जी के संकल्प दोनों की छाप इस बजट में दिख रही है। सभापति महोदय, मैं उस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार की इस देश के प्रति, इस देश के जनता के प्रति की गई प्रतिबद्धता के एक एक शब्द को पूरा करने का विजन है। मैं उस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिसमें नए भारत के निर्माण की ललक है। मैं उस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिसमें गरीबी से लड़ाई लड़ने की पूरी क्षमता है। मैं उस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जो भ्रष्टाचार एवं काले धन पर चोट करने की जीवटता रखता है। मैं उस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जो युवाओं को रोजगार, किसानों को सुनहरा भविष्य और गरीबों के आंसू पोंछने के लिए कृत संकल्पित है। मैं उस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जो इस देश को तीव्र विकास और उसके उच्च विकास दर देने की क्षमता रखता है। मैं उस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिसमें सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत और इतना ही नहीं, ये सबका बजट प्रस्तुत किया गया है। हर आदमी को एहसास हो रहा है कि ये मेरा बजट है और यही इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। मैं इस बजट के आईने में देखता हूं कि गरीब भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, युवा भी है, बेरोजगार भी है, महिलाएं भी है, सर्वहारा भी है, बेचारा भी है। नागरिकों का बजट कहां जाएगा? अब तक जो बजट प्रस्तुत होते थे, थोड़ी सी सुन लीजिए बात, जो बजट प्रस्तुत किया जाता था इससे पहले, मैडम, this is not allowed. ये भारत Sitting का पहला बजट and making comments are not allowed. किया है जो नागरिकों का बजट है, वोटरों का बजट नहीं। और आप यही टिप्पणी करते रहे। देश ने हमको बहुत बड़ा बहुमत दिया। हम अभिमान में नहीं, अहंकार में हैं। हम विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि अच्छी बात को हम कहने का साहस जुटाएं, बुरी बात को
ताकत से कहने की क्षमता मांगे, लेकिन हो क्या जाता है कि हम नहीं है सत्ता में इसलिए सब चीज बुरी होगी, ऐसा सोचना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। मैं आपका भी समय था, देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, क्या आप अच्छा कह देंगे? आप कहेंगे कोई अपने गाय को नाथे तो हम नहीं रोकते, हम जानते हैं गाय नाथी नहीं जाती है, बैल नाथा जाता है, लेकिन अब आप लोग करते रहे। गरीब भारत की साख विश्व में क्या थी हम जानना चाहते थे। 125 करोड़ की आबादी का एक एक भारत का नागरिक आज डंके की चोट कहता है कि मेरे भारत का पिछले 10 महीने में स्वाभिमान बढ़ा है और वह गर्व के साथ सिर उठा के चल रहा है। क्या स्थिति बना दी थी आपने, मैं नहीं कहना चाहता, और वो स्थिति आपने बनाई भारत की, तो भारत की जनता ने भी आपको वो स्थिति बना दी कि जो कहने लायक नहीं और उसको आप बयान नहीं कर सकते। विकास दर में भारत की गिरावट क्यों हुई थी, बजट घाटा क्यों बढ़ रहा था, रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में लुढ़क क्यों रहा था, हम जानना चाहते हैं। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही थी, औद्योगिक विकास दर ढलान पर क्यों थी, आर्थिक सुधार जैसे शब्द भुलाए जा चुके थे। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी लगातार भारत की रेटिंग कर रही थी। पूरी अर्थव्यवस्था, जिसको अरुण जी ने उस समय विपक्ष में रहते हुए शब्द दिया था पॉलिसी पैरालिसिस, के दलदल में फंस चुकी थी। देश के उद्योग दूसरे जगह देशों में पलायन कर रहे थे। महंगाई की मार से आदमी की क्या स्थिति थी उसकी कल्पना आप भी कर रहे थे। भ्रष्टाचार, घोटाला, कुशासन, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था सुरक्षा की तरह मुंह बाए खड़ी थी। आज मैं यहां खड़ा हूं, जब मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, और आपको भी आनंद जी ने शुरुआत की है, और जो भी अंत करें उनको मेरी चुनौती है कि मेरे 10 महीने की सरकार पर क्या आप भ्रष्टाचार का एक चिंदी आरोप भी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। लेकिन कौन सा ऐसा दिन था जो यूपीए के सरकार में भ्रष्टाचार के काले पन्ने नहीं खोले गए? रोज वही बात होती थी। पूरे देश में निराशा का माहौल, गरीब, किसान, युवा से लेकर सारे लोग परेशान। एक तरफ किसानों की आत्महत्या, रोज सदन में 0 आवर हो या प्रश्नोत्तर हो, ये सवाल उठते थे। शेयर बाजार आपका लगातार गिर रहा था। सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री के बारे में मैं टिप्पणी मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन लोग क्या क्या नहीं कहते थे, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा होगा। सारी अर्थव्यवस्था त्राहिमाम थी। इस सारी विपरीत परिस्थितियों में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अरुण जी ने एक कोशिश की और वह आत्मविश्वास लौटाया। देश को यह विश्वास होने लगा है। मैं चंद चुनाव जीत गए, 7 राज्यों के चुनाव हुए, 6 में हम जीते, 1 में हार गए। हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते। हम लोगों को देखिए, जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं देश यहां पर सरकार एक अलग चीज है, देश की जनता की फीलिंग को रखने की बात होनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि लोग राजनीति में दल की फीलिंग रखते हैं, देश की फीलिंग को नहीं रखते हैं। आवश्यकता आज यहां पर यह है कि देश क्या सोचता है उसको रखना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार आज रिकॉर्ड स्तर पर आनंद जी ने कहा है, हमने उसको गिराने की कोशिश नहीं की। बजट घाटा निरंतर पाटा जा रहा है। महंगाई पर निरंतर लगाम लगाने की ईमानदार कोशिश, हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब कुछ कर दिया, हमने ईमानदार कोशिश शुरू की है। जीडीपी विकास दर जो 5% के आसपास सिमट गया था, अब 8% का आंकड़ा पार करने वाला है। यह आम बजट स्वयं गवाह है कि यह देश आर्थिक सुधार के लिए, अरुण जी ने स्वयं कहा कि आर्थिक सुधार के लिए जो तैयार हुआ वातावरण, वह पॉलिसी पैरालिसिस के दलदल से बाहर धीरे धीरे निकल रहा है। देश के विकास की गति तेज हुई है। 9-10 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आई है। मैं अक्सर सुना करता था कि ये बजट जो है, ये सरकार जो है कॉरपोरेट सेक्टर की है। मैं देखिए, कॉरपोरेट सेक्टर हो या आम नागरिक हो, हैं तो सब देश के नागरिक, लेकिन मुझे फिर यहां गौरव होता है कि मेरे सरकार का बजट, इस देश का जो आम बजट 2015-16 का प्रस्तुत किया गया, ये एक एक भारत के उस गरीब को समर्पित है जो सुबह कमाता है, रात को सोता है, फिर सुबह कमाने के लिए उठता है, उसके लिए। और वो कैसे है, मैं इसकी व्याख्या आपको करके बताऊंगा। संविधान के प्रस्तावना में आपने कहा है कि सरकार की काम है जान माल की सुरक्षा देना। मुझे गौरव है कि मेरी सरकार ने 50 से 60% लोगों की जान माल की सुरक्षा अपने बजट में प्रस्तुत की है। आपने कल्पना की थी कि 1 रुपया दो और 2 लाख रुपए की बीमा योजना,
ऐसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की कल्पना क्यों नहीं की आपने? फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति जो 50-60 रुपए रोज अपने भिक्षाटन से प्राप्त कर लेता है, उसके भी सुनहरे भविष्य की कल्पना मोदी सरकार ने अपने बजट में करने की कोशिश की। अब देश की स्थिति आपको पता है। अब ये प्रधानमंत्री बीमा योजना की मैंने बताई, उस दिन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 125 करोड़ के देश में केवल 29 करोड़ लोगों की बीमा है। आपने क्यों नहीं अपने 67-68 साल के अधिकतम कार्यकाल में कुछ किया? केवल 19 करोड़ के पास दुर्घटना बीमा योजना है, केवल 6 करोड़ के पास पेंशन योजना है। बीपीएल में केवल 3 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें 300 से 1,500 के बीच में पेंशन मिलता है। एक मजबूत देश का आधार सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी सामाजिक सुरक्षा। हमने सामाजिक सुरक्षा देने का नेटवर्क खड़ा किया है, ढकोसला नहीं खड़ा किया, बेईमानी नहीं की है। हमने बजट के व्यवहार में से पेश आने की कोशिश की है और सुरक्षित नागरिक ही इस देश का सुरक्षित भविष्य बना सकता है। हर नागरिक को लगना चाहिए सोते समय कि मेरा देश मेरे लिए, मेरी सरकार मेरे लिए सुरक्षा की भावना रखती है और उसको रखने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इस दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। सभापति महोदय, कौन कर सकता है यह काम? इस सदन में हमने भी कई बार आंकड़ों की बाजीगरी देखी है। हर बार 8 बजट मैंने सुने हैं, खूब बाजीगरी दी, लेकिन अब दूसरा भी है। एक और काम किया उन्होंने, प्रतिदिन 1 रुपया जमा कर 2 लाख रुपए बीमा मिलेंगे। इसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जिसका 50% प्रीमियम सरकार देगी। असंगठित क्षेत्र में खुद आप कहते हैं कि 48 करोड़ से 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उनके जीवन के प्रति सबसे बड़ी संवेदना, सुरक्षा किसने पहल की है? हमारे इस सरकार की बजट में उनके लिए अटल पेंशन योजना की बात कही गई है। बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ देता है, लेकिन मोदी सरकार ने कहा है कि तेरा बुढ़ापा होगा, मोदी सरकार तेरे पीछे खड़ी होगी। बेटा छोड़ सकता है लेकिन सरकार नहीं छोड़ सकती। यह बातें सच्चाई है और जिसको स्वीकार करना चाहिए। गरीब, मजदूर, किसान कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है। उठाकर 60 वर्ष की उम्र में के बाद भी उसको 5,000 तक का पेंशन मिलेगा। यदि पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को पेंशन मिलेगा। मैं सदन में बताना चाहता हूं, आपने बजट पढ़ा होगा, मैं सामाजिक सुरक्षा के पहलू पर ही आपका ध्यान। अगर पति पत्नी दोनों चले गए तो बच्चों को 8.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। कौन सी सरकार वर्तमान पीढ़ी की और आने वाली पीढ़ी की सामाजिक सुरक्षा की चिंता करता है? मैं जानना चाहता हूं। यह मेरी सरकार ने कहा है। सभापति महोदय, यह ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा की पहल है। किसी भी दुर्घटना के बाद गरीब का परिवार दर बदर ठोकरें नहीं खाएगा। इतना ही नहीं किया है, नागरिक वृद्ध हो, अत्यंत वरिष्ठ नागरिक के मामले में अभी आनंद जी कह रहे थे कि आपने ये घटा दिया, आपने वो घटा दिया, मैं क्या क्या बढ़ा दिया वो भी बता रहा हूं आपको। अत्यंत वरिष्ठ नागरिक मामले में निर्दिष्ट बीमारियों के कारण होने वाले खर्चों पर कटौती की सीमा 60,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए मोदी सरकार ने की है। आश्रित विकलांग व्यक्ति के चिकित्सा उपचार पर 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए देने का प्रावधान मोदी सरकार ने अपने बजट में किया है। इसके साथ ही गंभीर विकलांगता के दिशा में कटौती की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव यही मोदी सरकार ने किया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती की गई है। पेंशन निधि और नई पेंशन स्कीम में अंशदान के लिए 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव मोदी सरकार ने किया है। पिछली सरकार ने इसके बारे में क्या किया था, यह बताने की कोई कृपा करेगी? महिला सुरक्षा बड़ी चिंता व्यक्त होती है और हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए एक प्रमुख मुद्दा है, देश के लिए, सब के लिए संवेदनशील मामला बनता है। निर्भया मामले में पिछले दिनों हमने जो जन आंदोलन देखे और उसके यह साफ हो गया था कि लोग महिला सुरक्षा के लेकर जागरूक हो गए हैं। हमारी सरकार मानती है कि महिला सुरक्षा की सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महिला देश की आधी आबादी है और उसके लिए निर्भया फंड के तहत 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई है। सुकन्या समृद्धि योजना, कभी कल्पना तो करिए हम कैसी कल्पनाओं से गुजर रहे हैं। हमने क्या साकार, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लड़कियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए अब आपको हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, आपको
लड़कियों भी परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके, इस तरह के वातावरण को प्रोत्साहित किया गया है। बजट में प्रस्ताव किया गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना में किए जाने वाले निवास पर धारा C के तहत रियायत मिलेगी और इस योजना के तहत किए जाने वाले किसी भी भुगतान पर कर नहीं लगेगा। आपने तो सदैव करारोपण किया। अब मैं जब चर्चा कर रहा हूं भारत के, तो आप बहुत दिनों से हल्ला चल रहा, कल सोनिया जी के नेतृत्व में मार्च किया गया और कहा जा रहा है कि भारत की आंचल को सींचने वाले किसान के लिए हम विरोधी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी है, तो मैं मानकर चलता हूं कोई भी किसान समर्थक नहीं हो सकता। हमारे सिवा किसान समर्थक कोई नहीं। 1 किलोमीटर की पदयात्रा कर ली, गांव गांव में अफवाहें फैला दी, क्या इससे क्या होने वाला है? अगर उसके बोल रहा हूं मैं, बजट पे किसान पे बोल रहा हूं, लेकिन जरा आंखें तो खोलनी पड़ेगी। ये आपने अपने तरफ देखे हैं। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी बीज बोए गए। सुन लीजिए जरा सा, हमारे देश में विशाल उपजाऊ भूमि होने के बावजूद भी उत्पादकता की दर क्यों कम थी? हम जानना चाहते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं किसान का दर्द क्या होता है। मैं लफाजी और आंकड़ों में नहीं पड़ता, मैं व्यक्तिगत व्यवहार और ईमानदारी व्यवहार की देखना चाहता हूं, और इस सरकार ने अपने बजट में ईमानदारी का व्यवहार दिखाया। अन्नदाता किसानों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता जताई गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हो, लेकिन जो मां हमें सब कुछ देती है, जो धरा हमें सब कुछ देती है, क्या उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या मृदा कार्ड जो बनाया जा रहा है वो नहीं है सफल होना चाहिए? सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मां धरती के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड आरंभ किया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, क्या 3000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव नहीं रखा गया है? क्या यह किसानों के लिए सिंचाई योजना जरूरी नहीं है? प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रति बूंद प्रति फसल के लक्ष्य को तय करने के साथ ही सिंचाई परियोजनाओं पर 5300 करोड़ रुपए का आवंटन, क्या किसानों के हित में नहीं कहा गया है? पूर्वोत्तर राज्य में जैविक खेती हो, इसके लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे जैविक कृषि का प्रावधान किया गया है। इसमें जैविक कृषि प्रावधान को भी आगे लाने की बात की गई है। किसानों को उपजे सीधे बेचने के लिए ग्रामीण बाजारों की स्थापना कौन सी सरकार ने की है? क्या इस सरकार ने नहीं की है? किसानों को ऋण के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान अपने बजट में किसने किया है? क्या यह सरकार किसान विरोधी है? क्या यह सरकार सरमाएदारों की है? हम जानना चाहते हैं। देश भर में प्राकृतिक मार को झेलते हुए फसलों के खराब पर हम सब लोग चिंतित हैं। हमारी सरकार ने इस किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने इस बजट में 2589 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। हमें मालूम है कि प्राकृतिक विपदा कभी भी आ सकती है। किसानों एवं कृषि पर जितनी चिंता इस बजट में की गई है, उससे यह साफ है कि देश का भाग्य विधाता अन्नदाता है, किसान है, और उसके चिंता करना हमारी सरकार के बजट में प्राथमिकता है। अभी कहा गया कि बेरोजगार सब कर दिए गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग सेतु तंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। इस प्रयोजन के लिए नीति आयोग के आंतरिक रूप में 1000 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए भारत में नए उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए मेक इन इंडिया जैसा सफलतम कार्यक्रम बनाया गया है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दे दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय स्किल मिशन योजना, आप देखिए तो सही, एक ऐतिहासिक काम किया। कम से कम धन्यवाद देना तो सीख दीजिए। 4.5-5 शब्दों का ये शब्द है धन्यवाद, अक्षरों का। अब इसको जरा देखिए तो सही, ये देना तो सीखिए। जनधन योजना, 12.5 करोड़ लोगों के खाते नहीं खुले, उनके भविष्य को आपने पूरी तरह से बंद करके रखा था।
आजादी के 67 साल बाद भी लाल किले के प्राचीर से अगर ये घोषणा करनी पड़ती हो कि देश में शौचालय 6 करोड़ नहीं है, तो ये किसकी सफलता कही जाएगी? ये किसकी सफलता हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं बेसिक बातें कही गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से सारी वो बातें कहने की कोशिश की जो सिविक प्रॉब्लम है, जो नागरिक समस्याएं हैं, जिसका समाधान आज तक 68 साल में नहीं किया गया, उसको समाधान को करने के लिए खुले रूप में जाना, यह हमारी मर्यादाओं का हनन होता है। और इसलिए अगर उसके प्रति कोई चिंता प्रकट की है तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, सिर्फ बुराई नहीं करना चाहिए। अब जनधन के माध्यम से जाएगा, रास्ते में 85% राजीव जी कहा करते थे रुक जाता है, अब वो रुकेगा नहीं, 100% पैसा खाते में जाएगा गरीबों का और उसको लाभ होगा। ये इस सरकार की सबसे बड़ी मुद्रा बैंक, 2-4 मिनट, मुद्रा बैंक के गठन की कल्पना क्या है? सामान्य है क्या ये? आपने क्यों नहीं की? 20,000 करोड़ रुपए, 56 करोड़ लोग छोटे छोटे व्यापार करते, ठेला खोमचा, और 1-2 लोगों को रोजगार देते। जो रोजगार दे, क्या उसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? हमारे इस बजट में, आपके इस बजट में, आम बजट में, सबके बजट में यह प्रावधान दिया गया है मुद्रा बैंक का, और कहा गया है 1 करोड़ लोगों को मेक इन इंडिया के तहत रोजगार दिया जाएगा, और डिजिटल योजना के तहत 8 करोड़ लोगों, 17 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और 8 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष नौकरी प्रदान की जाएगी। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? गिनाने के लिए मेरे पास, मैं भी बहुत गिना सकता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में 2022 तक कल्पना करिए, आप जाइए बंबई के उन झुग्गियों में, दिल्ली के झुग्गियों में, बंगलोर के, जाइए तो सही, नारकी जिंदगी दी है आपने। मैं सिर्फ आपको दोष नहीं देता, लेकिन हमारे बेसिक सोच में, शरद यादव जी आदिवासियों के बारे में चिंतित रहते, आदिवासियों से भी बदतर जिंदगी झुग्गी में नाला बहता है, रोग की रोटी खाते हो, दवाई मिलती नहीं है। उन गरीबों की चिंता अगर की है तो इस आम बजट में हमारी सरकार ने की। उनको एक घर का सपना दिया है, और उसको साकार करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में कुछ बदलाव किया है, तो था तौबा मचाए हुए हैं। और किसान की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने की जो बहुत गंदा काम किया जा रहा है इस देश में, हम उसकी खुली तौर पर भर्त्सना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान भोला भाला है, उसको हमेशा से बरगलाया गया, और आज जिस तरह से उसको बरगला, ऐसा नहीं है, हमारे भी तंत्र जवाब देने जाएंगे। किसान हमें भी जानता है, हम किसानों के वोट से, मजदूर के वोट से, युवा के वोट से, बेरोजगार के वोट से यहां पर आए। हम किसी की दया पर नहीं आए, हम मर्सी पर नहीं आए। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, उस शिक्षित प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री विजय लक्ष्मी कार्यक्रम, विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, अल्पसंख्यक, हमें कहा जाता है कि अल्पसंख्यक विरोधी है। एक ही ताना, पिछले 1 साल में सदन का सत्र देख लीजिए और विषय विपक्ष का देख लीजिए, सांप्रदायिक, घर वापसी, लव, विषय ही नहीं बचा है। अब मैं आ रहा था तो मुझे पूछा गया कि राहुल जी का यह है, मामला है, वो है, और उन जासूसी हो रही है। तो मैंने कहा भैया ये राहुल जी का मसला कांग्रेस का मसला है, देश का मसला नहीं, सदन का मसला नहीं है। अब कांग्रेस अपनी बीमारी संसद में ले आती है, हमें क्या लेना देना? राहुल गांधी जी आपके नेता हैं, हमारे भी देश के नेता हैं, अच्छे नेता हैं। अब वो कहां हैं, कहां चले गए, इससे हम लोगों को क्या लेना? लेकिन पत्रकार पूछते हैं, आपकी समस्या राहुल गांधी हो सकती है, लेकिन इस देश की समस्या एक आम गरीब है, जिसकी चिंता इस बजट में की गई। आज उच्च तकनीकी संस्थानों में 30 से 40% रिक्त स्थान है, उसे भरने की कोशिश की जा रही है। उसके शुल्क भुगतान हेतु अर्थाभाव के कारण जो लोग नहीं हैं, अल्पसंख्यकों के लिए भी हमने मंजिल वाला कार्यक्रम दिया है। हमें विरोधी कहिए आप, लेकिन जनता भी समझती है। इसलिए मुझे कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अन्य वक्ता भी बोलेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि यह सीखना कब होगा इस देश में, सदन चाहे लोकसभा का हो, चाहे सदन राज्यसभा का हो, कम से कम मेरा एक निवेदन है कि अच्छी बात को अच्छा कहने का साहस राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हम कब आएंगे, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। मैं सब उपसभापति महोदय का आभार व्यक्त हूं। जय हिंद, जय भारत।